नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 101वां संस्करण को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की बात की है। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर काम करने हैं। अमृत सरोवर के निर्माण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान देना है। वर्षा जल संचयन की दिशा में भी विशेष प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आज इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर देश भर में लोगों द्वारा सामाजिक सरोकारों से संबंधित अनेक काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार को लैंड जिहाद मुबारक हो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारी की नौकरी और नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया। भैया, मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए। जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए ज़रूरी हैं। हम उन पर लगे हुए हैं। बाकी उनको उनके जिहाद मुबारक हों। हम तो जनता के सवालों पर जिहाद करते हैं। मैंने कहा ना, उनको उनके जिहाद मुबारक हों। और हम तो गरीब के लिए लड़ेंगे, उसकी बात करेंगे, बेरोजगार के लिए लड़ेंगे। साधु संत यदि एक भाव से कहेंगे, हमारी पार्टी के पास आएंगे तो सारे साधु संत कहेंगे, भाई नए पार्टी से कहेंगे कि भाई हम ये कह रहे हैं, इनको दे दो, तो हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। हम औरों की बात कैसे कहेंगे? तो क्या साधु संतों की मांग ये सही है, इस पे विचार किया जाएगा? मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी से जब सब साधु संत। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों ने आज नए संसद भवन की ओर कूच किया। इस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने कई पहलवानों को भी गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि खिलाड़ियों ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला तभी आवाज उठाती है जब उसके साथ गलत होता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि ये खिलाड़ी दूसरों के लिए एक नजीर पेश कर रहे हैं ताकि जिनके साथ भी गलत हुआ है वे अपनी आवाज को उठा सकें। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था इस देश के लिए कि जो बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है, जिनकी वजह से मोदी जी का तो पता नहीं, हम सब देशवासियों का सीना 56 इंच का हो जाता है, स्वर्ण पदक जीत कर लाती हैं, हम सबके ट्विटर की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की शोभा बढ़ाती हैं। हम सब उनको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं और बधाई संदेश देते हैं। आज जब उनके ऊपर मुसीबत और संकट आया है, वो कह रही हैं चीख चीख कर कि हमारे साथ मॉलेस्टेशन हुआ है। कोई भी लड़की पहले तो इस देश के अंदर सामने आती नहीं है कि उसके साथ दुराचार हुआ है या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है तो उनकी पीठ थपथपाने के बजाय वो उदाहरण बनी है बाकी बच्चियों की तरह के लिए कि दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, साहस के साथ अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको उसको सार्वजनिक पटल पर रखना है। आधे से ज़्यादा आबादी आज महिलाओं की है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। ऐसे में इन महिलाओं ने, इन महिला कुश्ती पहलवानों ने साहस करके निडरता के साथ अपनी बात देश के सामने रखी और देश ने क्या हश्र किया उनका।
देश ने क्या वापस किया उनको? इस तरह का उलाहना, इस तरह के ताने, कैसी कैसी बातें उन लोगों के लिए की जा रही है। एक खराब हो सकती है, दो खराब हो सकती है, सबके सब आपने एक तोल में माप दिए कि ये सब चरित्रहीन है, ये सब डोरे डालने का काम करती थी ब्रजभूषण सिंह पर। तो कहीं ना कहीं एक सांसद को बचाने के लिए भाजपा कितने निचले और निकृष्ट स्तर तक गिर सकती है, ये उसका जीता जागता। बीजेपी की सरकार की नीति पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की नीतियां पूंजीपतियों के समर्थन में हो रही है। साथ ही आगे कहा कि बीजेपी कब तक अपनी विफलताओं को छुपाने का काम करेगी। ये कितनी ही विफलता छुपाए, अनंतो गत्वा लोग पार्टी के चरित्र को समझने लगते हैं। कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री को जय बजरंगबली कहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बजरंगबली ने अपनी नली दूसरी तरफ को मोड़ दी, कांग्रेस की तरफ को मोड़ दी। और यही बात अब सारे देश में होने जा रही है। आखिर खाने को अन्न सभी धर्म के लोगों को चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए, काम करने के लिए अवसर चाहिए, नौकरियां चाहिए। आज सब चीज़ों का घाटा पड़ गया है, महंगाई चरम पर है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, नौकरियां सूख गई हैं। तो ये सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए सिद्धांत दोषी है, मगर भाजपा की नीतियाँ हमेशा पूंजीपतियों की समर्थक रही है, आम आदमी के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र के सामने कई कार्य योजनाएं रखा। इस बैठक के बाद अब उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई है, जहां एक ओर बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच समन्वय की बात कही है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वे अपने प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र के सामने योजनाओं की रूपरेखा रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में रखे हैं, और मैं तो हर बार कहता हूं कि मोदी जी ने जो भी मांग हमारी सरकारों ने जब भी केंद्र सरकार की है वो धरातल पर उतरी है। मुझे पूरा विश्वास है जिन विषयों को लेकर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विषय रखे हैं वो सब धरातल पर उतरने चाहिए। अगर उन्होंने कहा एक ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, सरकार उनकी है, डबल इंजन की है, तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कहिए ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का, कि जितना उनको चाहिए, जिस तरह से हम टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर धामी जी यंग हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं, डंके के चोट करवा सकते हैं काम, अगर करना चाहे तब ना, सलाह करके डिस्कस करके करें तो वो करेंगे। लेकिन केवल चंद चाटुकार और अधिकारियों के बीच में रहेंगे मुख्यमंत्री, जनता से भी दूर रहेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से दूर रहेंगे, विधायक से दूर रहेंगे। बीते दिनों पिंडर घाटी के लाइफ लाइन कहे जाने वाले थरारी मोटर पुल के वेयरिंग कोड धंसने से मोटर पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने धंसे भाग को चेकर्स प्लेट लगाकर दोबारा से हल्के चौपाहिया वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। पुल पर एक बार फिर एक ही वाहन को गुजारा जाएगा। इसके लिए बाकायदा मोटर पुल पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। आनन फानन में खोले गए इस मोटर पुल पर यातायात कितना सुरक्षित होगा, इसका जवाब देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि मोटर पुल पर 5 टन भार क्षमता के साथ छोटे वाहनों का आवागमन बिल्कुल सुरक्षित होगा। तो क्षतिग्रस्त हुआ था, वेयरिंग कोड क्या वो आरसीसी ही जो है इसमें क्रैकपन हो गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बंद कर दिया गया था। तो इसकी व्यवस्था जो है अभिनव विभाग से जो है हमने की है, और पांडुकेश्वर से ये प्लेटें हमको मिली हैं, कल ये लाई गई है, और आज जो है इसको यातायात हेतु जो है 5 टन तक के वाहन, हल्के वाहन के लिए जो है इसको ओपन कर दिया गया है, और ये फिलहाल सुरक्षित है 5 टन तक के लिए। फिलहाल ये सुरक्षित माना जाएगा क्योंकि जो पूर्ण समाधान है, हाँ, समाधान के लिए जो है इसका आगणन बन रहा है। पूरी आरसीसी का जो एक पैनल है
12 मीटर लंबाई का, ये पूरा डिसमेंटल होकर फिर ये नया बनाया जाएगा। किस तरीके से यहाँ से आप अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा है इसमें अगर वाहन चलते रहेंगे तो इसके एक्सपेंशन से जो है क्रैकपन ज्यादा आते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको वेट कम कर दिया गया है। 1 बाय 1 वाहन गुजारे, वन इस चीज का ध्यान रखने के लिए क्या कुछ इसके लिए जो है यहाँ पे जो है पुलिस की व्यवस्था करवाई गई है, और यहाँ पे अभी तहसीलदार साहब भी थे, उनसे भी बात हुई है, उनको भी हमने लिख के दिया है कि यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है पुलिस की व्यवस्था कर दी, ताकि एक बार में एक ही वाहन जो है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्डों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए शहरी निदेशालय से 2.5 करोड़ रुपए की रकम करीब 4 महीने पहले नगर निगम को भी दी जा चुकी है। फिर भी नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की, जिससे पार्षद भड़क गए हैं। पार्षदों ने मौखिक अपील के बाद आज नगर आयुक्त को लिखित रूप से ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा के अंदर नगर निगम ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए तो सभी पार्षद मिलकर नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होगी। लगभग 4 महीने पूर्व मंत्री जी के आदेश पर राज्य अवस्थापना निधि से 12 से 13 पार्षदों के वार्डों में कुछ काम के पैसे आए थे निगम में, और बहुत जल्द ही उसके टेंडर होने थे, लेकिन अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी वार्डों के टेंडर नहीं हुए, जबकि पैसा नगर निगम के अकाउंट में आ चुका है। तो आज हम सभी पार्षद आक्रोशित थे और नगर आयोग से मिले हैं, और 1 हफ्ते में अगर इनके द्वारा टेंडर कॉल नहीं किए जाते हैं तो हम अपने वार्ड की जनता के साथ इनके कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। और शहरी विकास मंत्री जी द्वारा अवस्थापना निधि में लगभग 2.5 करोड़ की राशि हमारे पास आ रखी थी। लगभग वो 14 वार्डों में काम होने थे और राशि आए हुए लगभग 4 माह हो चुके हैं। आज तक उन कार्यों को करने के लिए कोई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा या महापौर द्वारा किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं ली जा रही है। अभी हमने माननीय एमएनए साहब को एक ज्ञापन दिया और कई वार्ता पहले भी हुई है, आज फिर वार्ता हुई तो एमएनए साहब ने आज जानकारी दी कि वो फाइल जो है टेंडर प्रक्रिया की जो अध्यक्षा होती है वो महापौर होती है। हमारे नगर निगम ऋषिकेश के सम्मानित पार्षद गणों का पूरा डेलीगेशन आया था, जिनके द्वारा अवस्थापना निधि के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य हैं उस पर जो है टेंडर न लगने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, और 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है टेंडर लगा के कार्य प्रारंभ करने के लिए उसमें एक टाइम लिमिट हमें दी गई है। लगभग कितना समय सर दिया गया है? इसमें 1 सप्ताह का इन्होंने अपने ज्ञापन में समय दिया है कि 1 सप्ताह में जो है टेंडर प्रोसेस। अल्मोड़ा में आज कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के साथ बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस द्वारा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए मीटिंग की जा रही है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा को लेकर पार्टी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है, जिसके लिए प्रदेश में सभी जनपदों में जाकर संगठन में कमी को दूर करने के साथ ही बूथ स्तर तक मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा अनुसूचित जाति विभाग का 22 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक पूरा उत्तराखंड और कुमाऊं का दौरा है, और मैं आज अल्मोड़ा में बैठक ली है मौजूद है। और आज मेन इस बैठक का जो उचित ये है कि संगठन में जो भी कमी है उसको मजबूत करने के लिए, दूर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको मालूम है कि सर्वप्रथम तो आपको विदित है कि हमारे बिल्कुल 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके लिए भी हम बहुत बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करने का काम किया है, और नज़दीकी जो हमारे बागेश्वर में जो अभी उपचुनाव होना है उसके लिए भी हमने पूर्ण मजबूती के साथ। भारत सरकार की जल शक्ति मिशन के तहत अब कुमाऊं की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अल्मोड़ा से बड़ी पहल की जा रही है, जिसके लिए कुमाऊं के नोडल अल्मोड़ा को बनाया गया है। कोसी नदी के तर्ज पर अब कुमाऊं के हर जनपद में एक नदी का चयनित किया जा रहा है। सीडीओ अंशुल ने बताया कि कुमाऊं की पुनर्जीवित समिति के तहत
अब हर जनपद की नदियों को चयनित कर उनके उद्गम स्थलों में पानी बढ़ाने के साथ प्राकृतिक स्रोतों को भी पुनर्जीवन किया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही इसमें कार्य करने के लिए कुमाऊं के जिले की एक बड़ी बैठक कर इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रोजेक्ट चला था तो इसका काफ़ी सक्सेस देखा गया। नीति आयोग ने काफ़ी इसे अप्रिशिएट करा है और हमें रेगुलर फंडिंग भी भारत सरकार से इसमें मिल रही है। इसी तर्ज पे कुमाऊं नदी पुनर्जीवन समिति एक बनाई गई थी 2019 में। इसकी 3 मीटिंग हो रखी है, चौथी मीटिंग अभी प्रस्तावित है जो इस महीने की एंड में या अगले महीने की स्टार्टिंग में होगी। इसमें हमने हर जिले से एक नदी ली है, जैसे अल्मोड़ा से कोसी है, आपका बागेश्वर से गरुड़ गंगा है, नैनीताल से शिप्रा है, पिथौरागढ़ से राय है, चंपावत से गंडकी है और उधम सिंह नगर से कल्याणी है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर को हम लोग टारगेट करके जितने भी हमारे वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जिससे हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जो हमारा कैचमेंट एरिया है उसमें वाटर को आउटफॉल जो भी हो रहा है उसको हम कैप्चर करके ग्राउंड वाटर में या हमारे स्रोत में डाल सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाई हम इसमें करेंगे। तो होपफुली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अब हम आउटकम बेस में इसमें जाएंगे, जिसमें हम ये भी मेजर कर पाएंगे कि कितना वाटर लेवल। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और वेद पाठ पूजा अर्चना की। श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने फिल्म अभिनेता का हेलीपैड पर स्वागत किया और मंदिर में भगवान बद्री विशाल का प्रसाद के साथ तुलसी माला भी भेंट की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने फार्म हाउस में चोरी की घटना के अंजाम देने वाले शातिर चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी के 2,48,210 रुपए बरामद किए गए हैं। घटना के अनावरण हेतु एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक देहात और क्षेत्राधिकारी विकास नगर ने एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम के द्वारा ठोस कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सूरज पाल को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रमों को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ स्तर तक सुना गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रेम सुख वृद्धा आश्रम के वृद्ध माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनी। प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने का काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश भर में उत्तराखंड राज्य मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएँ थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर हमने मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। अभी क्योंकि अगले माह 25 जून को मन की बात का एपिसोड होगा, उसके अंदर महासंपर्क अभियान से हमने उसको जोड़ा हुआ है और उसी दिन आपातकाल भी है। तो आपातकाल का दिवस और मन की बात को एक होने के कारण हम लोगों के कार्यक्रम की 2 श्रृंखलाएं उस दिन बनेंगी
और महासंपर्क अभियान में उस कार्यक्रम को और भव्यता स्वरूप देने का काम करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मन की बात के अंदर उत्तराखंड पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है और सभी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ तक मन की बात के कार्यक्रम को जो स्थान दिया, उसका ही परिणाम है कि आज के दिन भी हर बूथ के लिए हर कार्यकर्ता निर्धारित है और सबने। पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के आत्महत्या करने के मामले में अब पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। दरअसल मृतका मनीषा भट्ट के पति ने कॉलेज के निदेशक वाई सिंह और विभाग के हेड ए.के. गौतम के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मनीषा के उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोप में मनीषा को मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर उसे परेशान करने और प्रमोशन रोकने और आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। जबकि मनीषा के देवर ने बताया कि वे जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा दे चुके हैं और वहां के उत्पीड़न से वे वाकिफ हैं, जहां कॉलेज के उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। लेकिन हम तो स्तब्ध हैं इस बात से, क्योंकि भाभी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थी, बहुत सौम्य थी, बहुत धैर्यशील थी और हमेशा अपने हर एकेडमिक में वो टॉपर थी और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। ये बात हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। खुद मैं घुड़दौड़ी में काम करता था, पिछले 1 साल पहले मैंने 5 साल वहाँ काम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ नौकरी ही नहीं खा रहा है ये इंस्टीट्यूट, ये हमारे बच्चों को भी खा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दी है और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ। 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के क्रम में कल 26 मई को उनके पति श्री संदीप भट्ट द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में, जिसमें उनके द्वारा यह मेंशन किया गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा रही थी वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक। रुड़की में हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य यात्रा में महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यात्रा में शामिल रहे रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ शोभा यात्रा शहर में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और सनातन धर्म का जयघोष पूरे देश में हो रहा है। उसी का ये प्रतीक है कि ये रुड़की शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा समिति द्वारा 16 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और लोगों में सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता आई है और जो सनातन धर्म का जयघोष हो रहा है पूरे देश में, उसी का ये प्रतीक है कि जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और लोगों में एक उत्साह है और एक उत्सव के रूप में यात्रा को लोग लेकर जा रहे हैं और पूरे शहर में सबका भ्रमण करेगी और हरे राम हरे कृष्णा का लोग जयघोष करेंगे। ये 16 वर्षों से निकाली जा रही है, 16 वर्ष है इस पर यात्रा निकाली जा रही है। मैं समिति को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ भगवान जगन्नाथ जी को। वही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज ब्लॉक सभागार में विधानसभा खाटिमा की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और जनता के लिए किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है, बिना भेदभाव, बिना वर्गवाद के समाज के सभी जाति और सभी समुदाय के लोगों के साथ लेकर प्रदेश एवं राज्य में विकास काम हो रहे हैं।
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किच्छा पुलिस ने घटना में शामिल घायल सुरक्षाकर्मी की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी सहित फिरौती लेकर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूप में दी गई 41,000 की धन राशि सहित 2 तमंचे बरामद किए। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इस केस का अनावरण किया और 70 घंटे के भीतर इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और साथ में जो इसमें सुपारी के रूप में रकम दी गई थी, उस रकम में से 41,000 रुपए, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सभी चीजें हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। पूरी तरह से इसमें केस का हमने फुल्ली वर्कआउट किया विदिन 70 आवर्स। तो इस घटना के माध्यम से यही हमारा मैसेज है कि कोई भी यदि ऐसी कोई घटना कारित करेगा तो उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी और उसका अतिशीघ्र अनावरण करके उसको पूरी सजा दिलाई जाएगी इसमें। और इस केस में जो है मेनली जो है हमारे एक कांस्टेबल परिहार है, उनका रोल रहा और सब इंस्पेक्टर विजय, और इनके भी हम रिकमेंडेशन करेंगे मैन ऑफ द मंथ के लिए। और इस घटना में 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी घोषित किया गया है। कितने तमंचे बरामद हुए, कितने आरोपी टोटल पकड़े गए? टोटल 4 आरोपी हैं इसमें। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से था कि इसमें एक महिला है जो पीड़ित है, उनकी धर्मपत्नी, उनका किसी से संबंध होना प्रकाश में आया, जो जितेंद्र नाम व्यक्ति था उन्हीं के गांव का, और उन्हीं की वजह से उन्होंने अपने पति के ऊपर हमला करवाया और इसके लिए उन्होंने 2 लोगों को हायर किया और उन दोनों लोगों ने जो है वेपन्स प्रोक्योर किए। उन वेपन्स कहाँ से प्रोक्योर किए इसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और उसमें उनके हमला किया गया, जिसमें वो बाल बच्चे बाकी घायल हुए हैं, वो उनका भी इलाज चल रहा है। और इसमें पूरी घटना का अनावरण के दौरान जो भी घटना में प्रयुक्त जितने भी एविडेंस थे वो सब हमने कलेक्ट किए। 2 तमंचे इसमें बरामद हुए, 1 बाइक बरामद हुई है और साथ में मोबाइल फोन और कैश, लगभग सभी चीजें जो इस घटना को साबित कर सकते हैं हमने कलेक्ट किया। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।